गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? जी सर, आ रहे हैं। सब लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है क्लियर? सब लोगों को आवाज़ जा रही है? जी सर, आ रही है। कैसे हो आप लोग? हाँ जी सर, आ रही जी है। आप बताओ सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया, दुआ है सर। और ट्रेडिंग चल रही है आप लोगों की अभी? थोड़ा थोड़ा। आज क्या हुआ अर्जुन आपका? बस आई मीन 2700 थे, 1400 हो गए। हाँ। 2700 से 1400 हो गए। 2700 प्रॉफिट से 1400 पे आपने बुक कर लिया? हाँ जी। अच्छा, एक ही ट्रेड करा? 2 ट्रेड। ओके। दोनों में प्रॉफिट या सिर्फ एक में प्रॉफिट हुआ? नहीं, एक में 2700 हुआ, हाँ। दूसरे में लॉस हो गया, वो 1400 रुपये। पहले प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तो दूसरा ट्रेड करते ही नहीं आप? मैं डेली करता नहीं, लेकिन आज आज कर लिया। कोई बात इतने नहीं है। एक ही कैंडल में चला गया वो। ओके। कोई नहीं। यही देखो, आपने एक गलती कर दी आज। आपको जब फर्स्ट ट्रेड में 2700 का प्रॉफिट हो गया ना, तो आपको दूसरा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी सर। ऐसा ही करना डेली। अगर एक ट्रेड में फर्स्ट में प्रॉफिट हो जाए ना, तो कोशिश करना है कि दूसरा ट्रेड करे ही नहीं, क्योंकि नहीं दूसरा सर, ट्रेड आज में 90% ऑफ टाइम आपको लॉस हो जाएगा। एक ही मैं करता हूँ, मेरा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट जाए, एक ही मैं करता हूँ। ये बहुत लेकिन सही आज है। पता नहीं क्या हो गया। दौड़ ले लिया। सिस्टम के सामने रहोगे तो फिर मन नहीं मानेगा, वो अपने आप वही हो ही सही है। जाएगा। बंद कर हाँ वो देना है तो है। सिस्टम को ही डायरेक्ट। हाँ जी सर। और कोई लोग आज ट्रेड किया हो? नहीं किया कोई भी आपके अलावा? क्या है सर? आपने सर। क्या? हाँ सर। क्या हुआ आपका? सर प्रॉफिट हुआ कितने का? 1700 का। बहुत बढ़िया। जी सर। एक बारी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बारी आप लोग बता दो स्क्रीन क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा। हाँ सर, आया है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को मेरा? यस हाँ सर। सर। ठीक है। कुछ देर के लिए मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, ये लगभग हम लोगों ने 60% इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कल हम लोगों ने समझ लिया था। तो इंट्राडे ट्रेडिंग तक हम लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, सब मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो स्टॉक मेंटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 4 के नाम से। वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस कल के लेक्चर में अपलोड नहीं कर पाया नेटवर्क इशू के कारण। बाकी अभी जैसे ये लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो मैं दोनों लेक्चर को एक बार अपलोड कर दूंगा। ठीक है? जैसे कि कल इंट्राडे ट्रेडिंग का जो हमारा लेक्चर है वो, और आज का जो हमारा लेक्चर अभी होने वाला है, ये दोनों लेक्चर को मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स आते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि जैसे कि हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग तक सब कुछ समझ लिया है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर जितने भी आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, कैंडलस्टिक चार्ट है, चार्ट पैटर्न है, स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग से लेकर इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स है, इसमें अगर आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले पूछ लो, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर कल का एक बार थोड़ा आई मीन रिवीजन एक बार अपने अपने मुख से कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या रिवीजन मतलब? आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब क्या कल का क्या हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग था? इंट्राडे ट्रेडिंग में तो ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा था। जो हम लोगों को जो भी होता है आज खरीदना होता है और आज ही बेचना होता है। प्रॉफिट हो लॉस हो मैटर नहीं करता। इससे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया था कि आप उतना ही अमाउंट लगा के ट्रेड करो जितना, अगर आपको लॉस भी हो जाए तो कोई इम्पैक्ट ना पड़े आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ जी सर, वो इंटरडे में ना है ना, एक एक ऑप्शन था आई मीन लास्ट में, एग्जिट द पोजीशन अंडर। अनफेवरेबल कंडीशन। हाँ जी सर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है? हाँ जी सर। अब आपने का पूरा परफेक्ट सेटअप था, आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया, वहां पे क्या हुआ, 15-20 मिनट के लिए मार्केट साइडवेज हो गया। हाँ जी अब सर। आपको बिलीव नहीं हो रहा उस सेटअप पे कि अब जो मैंने ट्रेड लिया वो सही है या गलत है। अब हाँ जी आपके सर। माइंड में ये आ रहा है कि नहीं यार, अगर नीचे चला जाएगा तो मेरा ऐसे हिट हो जाएगा या फिर मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हाँ जी उस सर। वक्त क्या करना है कि आपके माइंड को अगर हमेशा 100% आप सक्सेस ना हो उस ट्रेड में, आपको ना लगे कि नहीं ये सही है, तो आप क्या करो, सबसे पहले काम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो।
हाँ जी सर। उससे क्या हुआ कि आपको जो लग रहा था, अगर मान लेते हैं कि आपको लग रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे हो जाएगा, आपने ट्रेड में तो एंट्री कर ली, अब आपको लगता है प्राइस नीचे आएगा, टारगेट हिट नहीं करेगा, तो यस उससे सर। पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसके बाद आप आराम से फ्री माइंड होकर उसको वॉच करो। अब यस देखो सर। कि आपने जो ट्रेड लिया था तो उसका एसएल हिट हो रहा है या फिर टारगेट हिट हो रहा है। अगर उसका टारगेट हिट हो गया तो वहां पे ये नहीं सोचना कि यार मैंने तो बेकार ही एग्जिट कर दिया, वहां पे आपको ये सोचना है कि बहुत कोई बात नहीं है, मैंने जो ट्रेड लिया था वो परफेक्ट ट्रेड था, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कभी आएगा तो मैं वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकता हूँ। क्यों? यस सर। क्योंकि ये चीज मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, वहां मैंने एक यस बार गलती कर दी थी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके, बट अब यस मैं सर। वो गलती नहीं करूंगा, पहली यस चीज। सर। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है, आपका एसएल हिट हो गया, तो यस आपको वहां पे ये चीज समझ आ जाएगी, बढ़िया हुआ कि मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब यस वहां सर। पे आप देखो कि मैंने क्या गलती करी थी इस ट्रेड लेने से पहले, जो मैंने वो ट्रेड सर, लिया। वो आज हुआ है मेरे साथ, वही वही मेरे साथ हुआ है आज। क्या हुआ आपके साथ? वही सर, आई मीन मैंने ले रखी थी, उस हम्म। पे शूटिंग स्टार बना हुआ था। हाँ, कितने बजे के कैंडल में? बताइए कितने बजे के दिखाऊंगा। कैंडल पे? अरे वो बना हुआ था, आई मीन शूटिंग स्टार नहीं बना हुआ था, आई मीन 2:50 का, 50 मिनट का जो कैंडल है, 2 बज के? 50 मिनट का। ये है 2 बज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लिया होगा आपने। हाँ जी सर। ये 2 बज के 50 मिनट का कैंडल। हाँ जी सर। तो आपने यहाँ पे क्या किया? पुट पुट लिया था मैंने। आपने यहाँ पे पुट क्या सोच के लिया? ये मैंने इधर मार्क कर रखा था चलो रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो चार्ट को पहले एक बारी, चार्ट को यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा एक लेवल है, ठीक है। हाँ जी सर। ये हमारा लेवल क्यों है? क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो पहला लो प्राइस ने क्या बनाया, ये लो बनाया, ओके। यस सर। इसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर आया, और जब नीचे की तरफ आ रहा था तो इसने प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यस सर। जब प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में, मार्केट ने इसको बनाया था, ये फर्स्ट लो, ये मार्केट ने सेकंड लो बनाया, तो यहाँ से हाँ प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर चला गया। हाँ जी एक सर। बारी यहाँ पे प्राइस देखोगे तो थोड़ी देर साइडवेज हुआ था, तो एक हाँ काम जी। करता हूँ मैं, इस ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा स्क्रॉल करके इधर कर देता हूँ, ये सही है। हाँ जी सर। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, इस लो को मार्केट ने इधर ब्रेक किया, और जब यहाँ यस। से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा एक तरीके से छोटा सा रेजिस्टेंस है या नहीं है? यस सर। क्यों है? क्योंकि एक बार जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया था, और यस सर। रेजिस्टेंस पे दो हैंगिंग मैन बना हुआ है, पहले तो यस सर। एक बना हैंगिंग मैन, उसके बाद क्लोजिंग नीचे, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो यस यहाँ सर। से प्राइस देखो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। यस सर। ये समझ आई कि सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है, छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा सा सर रेजिस्टेंस सर, है। अगर नीचे का अगर सपोर्ट नहीं बन रहा है तो अगर बार बार जहाँ वो कर रहा है, हम्म। रेंज बना रहा है, वहीं पे अपना सपोर्ट एक मान लें। हाँ, आप पहले इसको डायरेक्ट नहीं मान सकते हो, आप पहले देखो कि यहाँ पे प्राइस अगर साइडवेज हो गया और यहाँ से ऊपर चला गया तो मतलब ये सपोर्ट का लेवल था। अब आप इस लाइन को मार्क कर दोगे, ठीक है। यस सर। आपने इसको मार्क कर लिया, उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यस सर। फिर नीचे आ गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने पहले मार्क करके रखा था। यस सर। परफेक्ट। अब यस मार्केट ने सर। क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ओके, यस सर। स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट। उसके बाद देखो तो फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट यहाँ पे साइडवेज, तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट का लेवल हो गया, यस सर। और ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, यस सर। ये हमारा एक जोन बना। यस सर। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया, शूटिंग स्टार, क्लोजिंग शूटिंग नीचे, स्टार। प्राइस यहाँ पे आया। अब यस आप सर। देखो तो उस सपोर्ट के लेवल पे मार्केट ने क्या बनाया, इस कैंडल को हम लोग कौन सा कैंडलस्टिक बोलेंगे? इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टेड हैमर का क्लोजिंग ऊपर दिया। यस सर। हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे, पुट नहीं लेंगे, भले यस। मार्केट ने यहाँ पे आके अपने को एसएल हिट कर दिया, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट कर दिया इस कैंडल ने, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रेड सेटअप बनता है अकॉर्डिंग टू रूल वो ऊपर का बनता है। यस सर। बट मार्केट ने देखो ये एसएल हिट किया, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। यस तो सर। अगर आज आप तो इस आज तो कैंडल, सर मार्केट बहुत वोलेटिलिटी थी, बहुत हाँ, ज़्यादा। तो एक्सपायरी का आज दिन ये कल। होता ही है, आपको यहाँ पे देखना है कि आपको इधर पुट नहीं लेना, अगर आपने यहाँ पे यस सर। पुट ले लिया तो आपका ट्रेड गलत हो गया, आपको सर यहाँ, आपने मना किया था कि एक्सपायरी जब तुम्हारा सही नहीं है तो मत लो, लेकिन मैंने क्या करें, सिस्टम के सामने बैठ जाते तो फिर। हाँ, आपको फर्स्ट ट्रेड में 2700 का प्रॉफिट हुआ, आपका पूरा दिन का प्रॉफिट निकल गया। हाँ आप जी अगर सर। डेली का 2000 भी कमा रहे हो तो 44,000 आपका मंथली हो रहा है। यस इस सर। तरीके से आपको सोचना है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 44,000 एक दिन में ही निकालना है। यस सर। यस सर। हमेशा कोशिश करना है छोटे छोटे अमाउंट के साथ डेली ट्रेड करना। यहाँ पे आप यस। देखो इन्वर्टेड हैमर बना, सपोर्ट के लेवल पे, क्लोजिंग ऊपर, यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड ले लो इस टारगेट के लिए,
लेकिन Yes, इसने ऐसे हिट कर दिया, ठीक है, yes, 10 sir. बार में 2 बार ऐसे हिट करेगा, 8 बार अपना Yes, टारगेट sir. देगा। Yes, तो sir. यही चीज आपने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये गलती आप यहाँ पे जो की हो उसको क्या करना, नोट कर लेना, ताकि अब ये गलती आपसे नोट रिपीट ना हो। नोट कर लिया सर। बहुत बढ़िया, फोटो भेज देना इसका व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका, किन्हीं का भी, किन्हीं का कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट कल जो हम लोगों ने पढ़ा, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, और नहीं है तो बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, चार्ट, कैंडल्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी डाउट किन्हीं का, यस और नो? नो सर। नो सर, आगे बढ़े हम लोग अभी। हाँ सर। ठीक है, सॉरी, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो ये आखिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या। बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं ट्रेड किस में कर रहा हूँ, बट दूसरे को देख देख के वो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, अतः पता कुछ होता नहीं है। तो ये है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से बेसिक टर्म्स क्या होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, और ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाटर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आर टू डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट वेयर द ट्रेडर्स बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ट्रेड होता है। और यहाँ पे जो ट्रेड होता है ना, एक अंडरलाइंग एसेट के अंदर होता है। यहाँ पे जो आपको लिखना है ना, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है, किसी अंडरलाइंग एसेट की वजह से किसी एक चीज का प्राइस को डिटरमाइन किया गया हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक अलमीरा है, खाली अलमीरा, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो उसकी जो चाबी होगी, उस चाबी की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलमीरा तो खाली है। अब ये सिंगल चाबी है, चाबी को किधर भी फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है, अलमीरा के अंदर है ही नहीं कुछ, किसी चोर को मिल जाएगा वो चाबी तो क्या करेगा, खोल के उसके अंदर से क्या लेगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर अपन क्या करते हैं, 10 लाख रुपया रख देते हैं, उसके बाद उस चाबी से अलमीरा को लॉक कर देते हैं, तो अब इस चाबी की एक वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, 10 लाख की इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि इसी चाबी से वो अलमीरा खुलेगा। तो अब ये जो चाबी की वैल्यू आई ना, किसकी वजह से आई, अलमीरा में रखा हुआ 10 लाख रुपया। तो ये जो हमारा अलमीरा के अंदर रखा हुआ ना, वो एक तरीके से अंडरलाइंग एसेट है, और उस अंडरलाइंग एसेट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक चाबी की प्राइस को डिटरमाइन किया गया। अब इस चाबी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ये फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या मतलब होता है, किसी एक अंडरलाइंग एसेट की वजह से किसी चीज के प्राइस को डिटरमाइन किया गया हो। अब मान लेते हैं खाली सा रूम है, रूम के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली रूम है। तो क्या करते हैं, अगर अपने डोर को लॉक कर देते हैं और उस चाबी को लॉक करते हैं, डोर को चाबी से, रूम के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो इस चाबी की क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि अगर कोई भी इस रूम को खोल देता है और अंदर आता है तो इसके अंदर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, पूरा रूम खाली है। लेकिन अगर इसी के अंदर 50,000 रुपया रख दिया जाए और उस चाबी से अलमीरा को लॉक, डोर को लॉक कर दिया जाए, रूम के डोर को लॉक कर दिया जाए, तो अब इस चाबी की एक तरीके से क्या आई, वैल्यू निकल गई। आई कितनी निकल गई, 50,000 रुपए की वजह से। क्यों? क्योंकि अब इस चाबी से कोई भी इंसान दरवाजा को खोलेगा और अंदर आएगा तो उसको 50,000 रुपया मिल जाएगा। तो इस चाबी की जो वैल्यू निकली ना, इस रूम में रखा हुआ 50,000 रुपए की वजह से निकली। तो यहाँ पे जो अंदर रखा हुआ 50,000 रुपया, ये हमारा अंडरलाइंग एसेट है, और इस अंडरलाइंग एसेट की वजह से हम लोग क्या करें, एक तरीके से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बना जो हमारा चाबी है। और अब इसी चाबी को ट्रेडर क्या करते हैं, बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। अब इसको लोग ऑप्शन में बाई करते हैं, सेल करते हैं, इसको अब फ्यूचर में बाई करते हैं और सेल करते हैं। बट अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये चीज समझ आया, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और अंडरलाइंग एसेट का क्या मतलब हुआ। नहीं सर, और एक बार समझा दीजिए ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले आप इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन आर टू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स where the traders buy or sell an underlying asset at a predetermined price। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब इसकी कैसे वैल्यू निकलती है, किसी एक अंडरलाइंग एसेट की वजह से निकलती है। अब यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है कि मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक अलमीरा रखा हुआ है, अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगर किसी भी चाबी से आप उस अलमीरा को लॉक करते हो तो इस चाबी की क्या वैल्यू आई, जीरो वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर इससे अगर अलमीरा को कोई खोलता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
क्योंकि उसके अंदर तो कुछ रखा ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर कोई इंसान मान लो 10 लाख रुपए रख देता है, तो अगर उस 10 लाख रुपए रखने के बाद उस चाबी से उस अलमीरा को लॉक कर देता है, तो इस चाबी की एक वैल्यू निकल के आ गई। कितनी आ गई? 10 लाख की इक्वल आ गई, क्योंकि अगर इसी चाबी से अलमीरा को खोलेगा तो 10 लाख रुपया उसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये चाबी आई ना, ये एक तरीके से हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसको ट्रेडर बाई करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू किसकी वजह से निकली है? ये अंडरलाइंग एसेट की वजह से निकली है। अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या हुआ? अलमीरा में रखा हुआ 10 लाख रुपया। समझ आया अभी आपको? समझ आया? हाँ यस सर। सर। रत्नदीप सरकार, आपको समझ आया अच्छे से? हाँ सर, जी सर, आ गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे। बट यहाँ पे समझते हैं कि आप लोग जो ट्रेड करते हो वो एक्चुअली में क्या करते हो? ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। कॉल ऑप्शन को बाई करना, पुट ऑप्शन को बेचना, एक्सपायरी से पहले उसको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ करना। तो ये हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? जो हमारा लास्ट एक्सपायरी होता है मंथ का, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग खरीदते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर्स रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू ट्रेड दैट मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ एट अ स्पेसिफिक डेट। हम लोग जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, इसको भी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक रियलमी का फोन है, आज के डेट में उसका प्राइस है 10,000 रुपये, बट अपने पास 10,000 रुपये नहीं है उसको खरीदने के लिए, 5,000 रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ? शॉपकीपर के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई देख, इस रियलमी के फोन का प्राइस आज 10,000 रुपये है, मेरे पास 10,000 नहीं है, 5,000 रुपये है। बट मैं क्या करता हूँ? 5,000 रुपये आज तुमको पे कर देता हूँ। आज से 1 महीने के बाद आऊंगा, इस फोन का प्राइस कुछ भी हो, 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाए या 10,000 से कम होके 5,000 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा? 5,000 अभी पे कर रहा हूँ, और 5,000 आने के बाद जब मेरे पास 1 महीने के बाद आ जाएगा, फिर मैं आपको पे करूंगा और 10,000 में इस फोन को खरीदूंगा। तो यहाँ पे बायर कौन हुआ? मैं हुआ। और सेलर कौन हुआ? शॉपकीपर हुआ। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा कि मैं उसके पास गया, उसको बोलूंगा कि ये हमारा फोन है रियलमी का, इसका आज के डेट में है 10,000 रुपये, बट में मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास बस 5,000 रुपये मैं आपको पे कर रहा हूँ। और हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आज से 1 महीने के बाद इसका प्राइस कुछ भी हो, 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, या फिर 10,000 से कम होके 5,000 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5,000 अभी पे कर रहा हूँ, 1 महीने के बाद 5,000 और पे करूंगा और ये फोन को खरीद लूंगा। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझको लग रहा है कि आज से 1 महीने के बाद इस फोन का प्राइस 10,000 से बढ़ के 15,000 होने वाला है, और मेरे पास मंथ के एंड में कितना आएगा? 5,000, 10,000 टोटल होगा। तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के ये काम कर लिया। और जो मुझको फोन बेच रहा उसको ये लगता है कि यार कोई बात नहीं है, आज से 1 महीने के बाद इसका फोन का प्राइस तो 5,000 होने वाला है, कम करने वाला है, तो ठीक है, आज इसने 5,000 मुझको पे कर दिया, 1 महीने के बाद आएगा मुझको 5,000 रुपये और पे करेगा, तो उस वक्त तो इसका फोन का प्राइस 5,000 रुपये होने वाला है, तो मुझको यहाँ पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोनों ने साइन कर दिया। अब 1 महीना बीत जाता है, 1 महीने के बाद क्या होता है? उस फोन का प्राइस हो जाता है 15,000 रुपये। अब मैं क्या करूंगा? उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि देख भाई, आज इसके फोन का प्राइस 15,000 है, लेकिन हम दोनों के बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था कि इसका फोन का प्राइस कुछ भी हो, मैं आपको 5,000 रुपये और पे करूंगा और 10,000 में इस फोन को खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो सेलर होगा ना, अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता है, वो नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि इसका प्राइस तो 15,000 है, आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता, अब उसको एनी हाउ वो फोन बेचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो मैं गया, 5,000 का प्रीमियम पहले पे कर दिया था, 5,000 अभी और पे करूंगा और 10,000 में उस फोन को खरीद लूंगा। लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस अभी मार्केट वैल्यू क्या है? 15,000। तो यहाँ पे 5,000 रुपए का लॉस किसको हुआ? सेलर को हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पहले ही, और वो उसको लग रहा था कि घटेगा इसका प्राइस, लेकिन इसका प्राइस तो घटा ही नहीं, ऊपर से बढ़ गया, 15,000 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ? 5,000 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि इसका करंट वैल्यू चल रहा है 15,000, बट मैं उसी चीज को खरीद रहा हूँ कितने में? 10,000 रुपये में खरीद रहा हूँ। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होता है? एक स्पेसिफिक डेट तक के लिए होता है, जो हमारा एक्सपायरी डेट होता है, मंथ के एक्सपायरी होता है लास्ट। जैसे कि आज जो हमारा था मंथ का एक्सपायरी था, लास्ट थर्सडे जो होता है हमारा, वो मंथली एक्सपायरी उसको बोलते हैं। जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली एक्सपायरी पे चलता है। जैसे कि वीकली एक्सपायरी जो होता है वो हमारा ऑप्शंस में होता है, बट फ्यूचर में क्या होता है? मंथली एक्सपायरी चलता है। आज जैसे कि 23 फरवरी था, तो 23 फरवरी हमारा मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया। अब अगर हम लोग मार्च का देखते हैं, तो मार्च का जो हमारा मंथली एक्सपायरी होगा वो 30 का होगा। अब अगर आपको कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो आप कब का खरीदोगे? 30 फरवरी का। इससे पहले जितने भी एक्सपायरी आते हैं, इसमें आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते हो। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट।
यहाँ पे जो बायर है ना, जैसे कि मैं बायर था तो मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि नहीं मुझे वो फोन खरीदना ही है। अगर उस फोन का प्राइस घट जाता 5,000 रुपये हो जाता और 5,000 तो मैंने उसको पहले से पे कर रखा, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ कि उसके पास जाके 5,000 रुपये और पे करके उससे फोन खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, छोड़ दूंगा फोन को। ठीक है, मेरा 5,000 रुपया प्रीमियम जो मैंने पे किया था वो लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, और लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ जाता, जैसे कि यहाँ पे इसका क्या हुआ था, प्राइस बढ़ गया था, 15,000 हो गया था, और जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसको एनी हाउ बेचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर के पास क्या है, ऑब्लिगेशन है कि आपको एनी हाउ वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बट बायर के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो उसकी मर्जी है, गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, फ्यूचर होल्डर मस्ट बी ट्रेड द सिक्योरिटी एट द एग्रीड अपॉन डेट। पहले ही बताया, एक एग्रीड डेट होता है जो हमारा एक्सपायरी डेट बोलते हैं। एक्सपायरी डेट को और डिटेल में आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि नीचे भी आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस सब है, तो वो हम लोग आगे समझते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ ऑप्शंस यू कैन एक्सरसाइज सम ऑप्शंस एट एनी टाइम टिल इट्स एक्सपायरेशन डेट। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली के एक्सपायरी के दिन का होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उससे पहले आपको अगर पैसे की नीड है या कोई भी दिक्कत है तो आप वहां पे उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हो। बायर कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता। सेलर तभी करेगा जब उसके पास कोई बायर आएगा उसको खरीदने के लिए। लेकिन ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो क्या करते हो, एक्सपायरी से पहले कभी भी इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। आज कर सकते हो, जैसे अगर मान लेते हैं कि कल 22 तारीख है, 22 तारीख को मैंने 23 तारीख की एक्सपायरी का ट्रेड खरीदा, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझको 23 तारीख होगा तभी इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा या एग्जिट करूंगा। मैं 22 को खरीद रहा हूँ, 22 को ही बेच दूंगा। 21 को खरीदा तो मैं 21 को ही बेच दूंगा। 20 को खरीद रहा हूँ, मैं 20 को भी बेच सकता हूँ। लेकिन जो 1 तारीख को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना था बायर और सेलर के बीच में 23 तारीख का, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको उस डेट के दिन ही क्या करना है, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा पोजीशन को। अगर मान लेते हैं बायर सेलर एग्री है तो उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्री नहीं है तो नहीं कर सकते। यहाँ पे बायर के पास क्या होता है, वो कहीं भी कभी भी मर्जी है उसकी एग्जिट कर देगा, लेकिन सेलर के पास वैसा राइट नहीं है कि वो कभी भी एग्जिट कर सकता है। उसके पास बायर आएगा खरीदने वाला तभी कर सकता है, बायर नहीं आएगा तो नहीं कर सकता है। छोटा सा डिफरेंस होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बस सिंपल सा मतलब होता है जो हमारा मंथ के लास्ट एक्सपायरी होता है उस दिन का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। अगर हमारी तरफ से लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग वहां पे कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, हम लोगों को प्रॉफिट होता है, हम लोग वहां पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, सेम ऑप्शन में भी खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तब खरीदते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है, ये चीज हम लोग आगे बात करेंगे। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ बेसिक्स टर्म्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ प्रीमियम, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपायरी डेट। अब ये तीनों चीज क्या होता है, यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, is a price at which options contract owner agree to buy or sell the underlying asset। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 40,076 रुपीज पे, तो 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, 40,400 ये सब जो होता है ना, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है जिसपे बायर और सेलर एग्री होते हैं किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। 41,000, 41,200, 41,300, 41,400, 41,500, ये सब क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको अपना एंजल वन खोलता हूँ और उसके बाद आपको डायरेक्ट उस पर समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वेट अ मोमेंट। जस्ट अ मिनट। वेट।
स्क्रीन शेयर हो रहा सब लोगों को? हो रहे थे। जी ठीक है, बढ़िया सर। ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बस एक एग्जांपल से जो है ना तीनों चीज यहाँ पे समझा दूंगा, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट, जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होते हैं। ये तीनों चीज मैं क्या करता हूँ अभी आपको सिंपल से समझा देता हूँ बस एक ही एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैं लिख सकता है, सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी है, करंट देखो बैंक निफ्टी 40,001 पे, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी 40,200 CE। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया बैंक निफ्टी 40,200 2 मार्च 2023, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसको मैं क्या करता हूँ इधर ऑन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, इज अ प्राइस एट विच ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑनर एग्री टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, इधर आते हैं बैंक निफ्टी, यहाँ पे लिखा हुआ 188 रुपीज, मैं इसको ऑन करता हूँ, सॉरी 390 रुपीज। यहाँ पे लिखा हुआ 40,200, ये जो हमारा है ना ये है स्ट्राइक प्राइस। बैंक निफ्टी भी चल रहा है 40,000 पे, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ 40,200 का मैंने प्रीमियम ऐड किया, तो 40,200 जो हुआ ना ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ। अब मैं यहाँ मान लेते हैं मेरे को 40,200 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस नहीं खरीदना, तो मैं यहाँ पे किसी और का भी खरीद सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी 40,300 CE। ठीक है, तो अब देखो बैंक निफ्टी 40,300 का CE 2 मार्च का CE, इसको मैं क्या करता हूँ ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको इधर खोलता हूँ, अब यहाँ पे देखो तो 40,300 लिखा हुआ ना, तो 40,300 जो हुआ हमारा एक तरीके से स्ट्राइक प्राइस हुआ। बैंक निफ्टी भी चल रहा है 40,000 पे, लेकिन मैं 40,300 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद रहा हूँ। अब कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, वो बाद में बात करेंगे, अभी बस हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस का। तो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, 40,300 का भी खरीद सकता हूँ, 40,400 का भी खरीद सकता हूँ, 40,500 का भी खरीद सकता हूँ। अब इसको कौन सा खरीदना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइस होता है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। बैंक निफ्टी भी चल रहा है करंट 40,000 पे, तो हमेशा कोशिश करना है कि आपको क्या करना है, इन द मनी या फिर एट द मनी का प्रीमियम खरीदना है। अब बैंक निफ्टी अगर 40,000 पे चल रहा है तो इन द मनी क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ चार्ट पे देखो, अगर बैंक निफ्टी 40,000 यहाँ पे चल रहा है, इसको मार्क कर देता हूँ, तो इन द मनी क्या होगा, इसके नीचे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा इन द मनी होगा, और जहां पे एग्जैक्टली है 40,000 तो 40,000 हमारा क्या होगा एट द मनी होगा, और इसके ऊपर जो भी जितना ऊपर जाएंगे 40,100 40,200 40,300 ये हमारा क्या होगा आउट ऑफ द मनी होगा। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो हमेशा कोशिश क्या करना है, एट द मनी का या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट खरीदना है। अभी 40,000 चल रहा है तो मैं इधर क्या खरीदूंगा एट द मनी, तो एट द मनी क्या होगा 40,000 ही होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एट द मनी का भी, बैंक निफ्टी 40,000 CE, और यहाँ पे अपने आप देखोगे तो आ जाएगा बैंक निफ्टी 2 मार्च 40,000 का CE, इसको मैं क्या करता हूँ ऐड कर लेता हूँ। इसका प्राइस देखोगे तो 427 रुपीज है। 40,300 का प्राइस देखेंगे तो 270 है, 40,200 का देखेंगे तो इसका प्राइस क्या है 319 रुपया। तो सबका अलग अलग प्राइस है। ये ऐसा क्यों होता है, हमेशा याद रखना, अगर करंट प्राइस से आप जितना इन द मनी जाओगे उसका स्ट्राइक प्राइस जितना नीचे की तरफ जाओगे उसका जो प्रीमियम प्राइस होगा वो उतना ज्यादा होगा। एट द मनी पे लगभग इक्वल होगा, इसके जितना आउट जाओगे उधर कम होता चला जाएगा। अभी 40,000 पे चल रहा है ना, तो आप देखो 40,000 का प्राइस जो है 427 है, अगर मैं इसके और इन द मनी जाऊंगा ना 39,900 पे जाऊंगा तो उसका प्राइस और ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैं 100 रुपीज क्या कर रहा हूँ इन द मनी और नीचे जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 39,900 का सी खरीदता हूँ, देखो उसका प्राइस और ज्यादा होगा। 2 मार्च 39,000, इसको मैं ऐड करूँ, इसका प्राइस देखो 480 रुपए है और इसका प्राइस 427 रुपए है। अब जितना इन द मनी जाओगे उसका प्राइस उतना ज्यादा चला जाएगा, और जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, अब देखो ये 40,500 का है, मतलब क्या हुआ 40,500 का, अभी मार्केट 40 है तो मतलब 40,500 मतलब 500 पॉइंट आउट द मनी। मैं देखो 40,500 ये लगभग इस जगह पे आ रहा, इस स्ट्राइक प्राइस का मैं क्या कर रहा हूँ कॉल ऑप्शन को खरीद रहा हूँ, तो इतना आउट द मनी खरीदता हूँ तो इसका प्राइस उतना कम हो जाता है। जितना आउट ऑफ द मनी का खरीदोगे उसका प्राइस उतना कम होगा। एट द मनी पे जो आपको दिख रहा है 40,000 जो है हमारा वो कितना है 427, अब जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना कम होता चला जाएगा, जितना इन द मनी जाओगे उसका प्राइस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। अब अगर 40,000 से मार्केट 100 रुपीज भी अगर ऊपर चला जाता है 40,100 हो जाता है ना, तो आपके जो ये प्रीमियम का प्राइस है ना 427, इसमें 100 रुपीज बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने लगभग एट द मनी या फिर इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदा है, तो यहाँ पे जितना प्राइस ऊपर जाता है ना उतना आपके प्रीमियम का भी प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 40,500 का प्रीमियम खरीदोगे और बैंक निफ्टी 100 रुपीज ऊपर चला जाएगा तो आपके ये जो प्राइस है ना 100 रुपीज इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 35, 40, ज्यादा से ज्यादा 45 रुपया होगा, क्योंकि आप 500 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी खरीदो। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है 30 से 35 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर आप एट द मनी का खरीदो तो वहां पे क्या होगा लगभग 50 से 55 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारा 40,000 है, 40,000 ये भी है, 100 रुपीज ऊपर जाएगा तो इसमें 50 रुपया बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे आप 39,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लोगे और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो इसमें भी 100 रुपीज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इन द मनी खरीदा, यहाँ पे आपने ज्यादा पैसा पे किया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 39,900 क्या है हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है जिसपे बायर और सेलर एग्री करते हैं बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। दूसरा प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शंस बायर टू ऑप्शन सेलर। अब यहाँ पे 480 रुपीज है ना, ये एक्चुअली में क्या है हमारा प्रीमियम है। ये 427 अगर इसमें ऐड करूं तो ये स्ट्राइक प्राइस का जो हमारा प्रीमियम है वो 427 रुपये है। अगर मैं इस स्ट्राइक प्राइस का ऐड करूंगा 40,200 का तो ये जो हमारा 319 रुपये ये हमारा प्रीमियम है जो हम लोगों को पे करना होता है ऑप्शन सेलर को। अगर मैं इसको बाई कर रहा हूं तो ऑप्शन बायर क्या करता है खरीदता है, ऑप्शन सेलर क्या करता है सेल करता है। तो मैं इसको अगर बाई कर रहा हूं तो इतना प्रीमियम मुझे ऑप्शन सेलर को क्या करना है देना है। अगर मैं इसको खरीदूंगा तो 188 रुपीज ये हमारा क्या है प्रीमियम है जो हम लोग पे करते हैं। तीसरी है एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है? इट इज अ फिक्स डेट बाय विच द ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अदरवाइज इट बी एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे देखो 2 मार्च 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 मार्च 2023 का क्या मतलब होता है? 2 मार्च को 3:30 बजे ये आपका एक्सपायर कर जाएगा। उससे पहले आपको बेचना है, खरीदना है, जो करना है उससे पहले खरीदना है। 2 मार्च को शाम में 3:30 बजे ये एक्सपायर कर जाएगा। उसके बाद ये अपने आप आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा अगर आप इसको नहीं खरीदोगे। आज के डेट का आपने जो भी प्रीमियम खरीदा होगा वो क्या होगा अपने आप आज एक्सपायर ऑफ हो जाएगा। कल आपके वॉच लिस्ट में वो नहीं दिखेगा, वो अपने आप डिलीट हो जाता है। यही 2 मार्च हमारा क्या एक्सपायरी डेट है। जैसे कि आज हमारा एक्सपायरी डेट क्या था 23 तारीख का, तो आज के डेट का एक्सपायरी का जितने भी हमारे प्रीमियम थे वो सब डिलीट हो गए यहाँ पे। अब क्या बचे हैं सिर्फ 2 मार्च का बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे ही आप 2 मार्च के बाद आगे जाओगे तो 2 मार्च के बाद हमारा जो एक्सपायरी डेट होता है वो कब का है 9 तारीख का। तो 9 मार्च को हमारा दूसरा एक्सपायरी होगा। तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको क्या करना है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना। नहीं करोगे तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वो जीरो हो जाता है अपने आप। तो ये हमारा होता है एक्सपायरी डेट, जिससे हम लोगों को यह पता चलता है कि ये हमारा लास्ट डेट होता है। उससे पहले हम लोगों को या तो बाय करना है या फिर सेल करना है और अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस के टाइप होते हैं। ऑप्शंस के 2 टाइप हैं, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? जब हम लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और जब हम लोगों को लगता है पुट ऑप्शन मतलब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब मुझे क्या लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला, तो मैं इस जगह पे अभी प्राइस चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कॉल ऑप्शन को खरीदूंगा। 40,076 चल रहा है तो मैं क्या करूंगा 40,000 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाई कर लूंगा। अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा अपने को यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब मुझे लगता है क्या कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर ना जाके अब यहाँ से नीचे की तरफ आने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पी ऑप्शन खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पुट। पुट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीई, कॉल को ऑप्शन को बोलते हैं सीई। यहाँ पे देखो सब में सी लिखा हुआ है ना, सी लिखा हुआ है, इधर भी आओगे तो ये भी सी लिखा हुआ। सी का मतलब कॉल ऑप्शन। मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको इसका प्राइस बढ़ने को देखेगा, तब इसमें आपको प्रॉफिट होगा। अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पी ऑप्शन खरीदूंगा। कैसे? सर्च करते हैं बैंक निफ्टी 40,000 का ये स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। 40,000 यहाँ पे मैं खरीदता हूँ पी। आपने पी जैसे लिखा यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 2 मार्च 2023 40,000 पी। इसको मैं ऐड करता हूँ। अब इसका प्राइस देखो 275 चल रहा है। अब अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे भी सेम 2 मार्च 2023 ये हमारा एक्सपायरी डेट हो जाता है, 40,000 हमारा स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। पी का क्या मतलब होता है? जब मार्केट नीचे जाएगा तब हम लोग इसको खरीदेंगे, और जैसे मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जाएगा इसका प्राइस बढ़ेगा, आपको इसमें प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपको 275 रुपया पे करना पड़ता है। तो कॉल ऑप्शन हम लोग तब खरीदते हैं वी विल बाय कॉल ऑप्शन व्हेन प्राइस विल गो अप। जब हम लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग वहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। पुट ऑप्शन मतलब वी विल बाय पुट ऑप्शन व्हेन प्राइस विल गो डाउन। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल है। अगर हम लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग इस ऑप्शन को खरीदेंगे पी वाले को। अगर हम लोगों को लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला तो हम लोग सी ऑप्शन को खरीदेंगे। और हमेशा कोशिश करना है कि या तो आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को खरीदो या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को खरीदो। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है? बस यही है 39,000,
ठीक है। ये जहाँ यहाँ पे क्या है 40,000, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है? उसको पता करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट मार्केट देखो क्या चल रहा है। करंट मार्केट 40,000 चल रहा है ना, तो 40,000 को मार्क कर लो, 40,000 करंट है, इसके ऊपर जितना है सब हमारा आउट ऑफ द मनी होगा, 40,000 एट द मनी होगा, इसके नीचे सब हमारा इन द मनी होगा। अगर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है तो हमेशा कोशिश करो एट द मनी या फिर इसके नीचे, मतलब इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को खरीदना है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो एट द मनी या फिर इसके ऊपर वाला का पुट ऑप्शन खरीदना है, मार्केट नीचे जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसमें, ऑप्शंस में। इसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो हमारी कल की टॉपिक है। तो फ्यूचर ऑप्शन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर आपको इतना समझ आ जाता है तो आप इसमें सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। कब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा? ये सब चीज आपको पता चलेगा एनालिसिस करके, चार्ट को देखकर, जो चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को खरीदोगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, स्ट्राइक प्राइस हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी का खरीदना है, और जो नियरेस्ट एक्सपायरी होता है उसका खरीदना है। हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी कब है? अब हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी 23 आज खत्म, 23 के बाद जो हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी है वो 2 मार्च का है। तो हम लोग 2 मार्च का स्ट्राइक प्राइस, 2 मार्च के एक्सपायरी डेट का कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करके खरीदेंगे। समझ आया ये चीज सब लोगों को? सर मुझे, हेलो सर, बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, बोलिए किनको पूछना है क्या? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये स्ट्राइक प्राइस ना मुझे चूज करने नहीं आता कि मैं कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, कब कौन सा लूं। ठीक है, देखो अभी आप बोलो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? सीई या फिर पीई? सीई। सी खरीदोगे। तो करंट देखो 40,076 चल रहा है। हाँ जी सर। अब ये 40,076, 40,100 जो होगा ना वो हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है। यस सर। अब उन 40,100 हमारा एट द मनी हुआ, 40,000 इन द मनी होगा क्योंकि वो 100 के नीचे आ रहा है, हाँ जी सर। वो हमारा इन द मनी। अब 40,000 इन द मनी, उसके नीचे और जाते हैं तो 39,900, 39,800, 39,700, ये सब इन द मनी हो जाएगा। यस सर। 40,100 क्या होगा? वो एट द मनी होगा, एट ठीक द है। मनी, यस सर। 40,100 के बाद क्या होगा? 40,200, 40,300, आउट ऑफ मनी। ये सब आउट ऑफ द मनी होगा। तो Yes, अब sir. आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यस सर। तो आपको क्या करना है? एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को खरीदना है। अच्छा, जितना चल रहा है उतने में ही? उतने में चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 40,076 चल रहा है तो 40,100 हमारा लगभग एट द मनी होगा। तो मैं यहाँ Yes, मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का 40,100 का सी ऑप्शन को ऐड करता हूँ। वही सर, दूर का ले जाते हैं तो प्रीमियम बहुत धीरे 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 जाता है। हाँ, धीरे धीरे जाता है। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी 23 फरवरी 2023 सी 40,100, मैं इसको ऐड करता हूँ। इसका प्राइस 23 Zero। फरवरी, ये तो जीरो, ये आज का है। अब आज देखो, एक्सपायरी है। हाँ ये तो खत्म हो गया, कल ये अपने वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा। हाँ जी। 40,100 सी 2 मार्च का खरीदना है। हाँ जी। यहाँ पे 2 मार्च है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इसका प्राइस देखो 365 रुपीज चल रहा है। यस सर। तो आपको इसको खरीदना है, 365 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। 25 का लॉट होता है, 365 इंटू 25 जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए एक लॉट। तो ये बैंक निफ्टी का क्या है, 40,100 एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। यस सर। और अगर हम लोगों को मानते हैं कि एट द मनी नहीं खरीदना, इन द मनी खरीदना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला प्रीमियम खरीदेंगे। ये वाला प्रीमियम यस सर। 427। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका प्राइस 427 है और इसका प्राइस क्या है, 365 रुपीज है। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। यस सर। क्यों? क्योंकि ये हमारा एट द मनी है, ये हमारा क्या है, इन द मनी। इन द मनी है। तो जितना इन द मनी जाओगे आपका प्रीमियम का प्राइस उतना ऊपर चला जाएगा, और जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना कम होगा। अब इधर में डिफरेंस क्या होता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट पे ऊपर चला जाता है, 40,100 से 40,200 पे चला जाता है, यहाँ पे आके मार्केट चला जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसका प्राइस 100 रुपीज बढ़ जाएगा, 427 से 527 हो जाएगा। लेकिन ये 365 से 465 नहीं होगा, ये 365 से क्या होगा, 400 मान लेते हैं, 50-60 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है इन द मनी और एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस में। यस सर। अभी समझ आया आपको? यस सर, जब भी लें एट द मनी लें। हाँ, एट द मनी लेना या फिर इन द मनी लेना, आउट ऑफ द मनी लेना ही नहीं है। उससे क्या होगा कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, अगर साइडवेज भी हो जाएगा ना तो आपका प्रीमियम डेड हो जाएगा। एक घंटा अगर किसी भी जगह पे मार्केट सस्टेन कर गया, ऊपर नहीं गया, तो आपका प्रीमियम अपने आप वहां पे कम हो जाएगा।
सर आज वो 40 मिनट जो हुआ है ना, उसमें तो कम से कम हमको लगता है 70 से 80 रुपए हम्म। ऊपर नीचे हुआ, हाँ, तो वहां कॉल पे में आपका पुट में दोनों। आज देखो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इससे आप कैसे बच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज एक्सपायरी दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो एक जीरो हीरो करने की। मिला तो ठीक है, अगर नहीं जीरो हीरो मिल रहा तो मत करो, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका पूरा पैसा चला जाता है मार्केट के पास। ठीक है, नहीं सर, मैं क्या करता हूँ, 1:30 बजे दोनों ले लेता हूँ, कॉल पुट दोनों ले लेता यही आप हूँ सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अर्जुन, पता है। हाँ जी सर। आप सोच रहे हो कि ऊपर भी जाए तो भी मैं पैसा कमाऊं, नीचे भी जाऊं तो भी पैसा कमाऊं, ऐसे पैसा यस कभी सर। नहीं कमा पाओगे आप। आप यस सर। अगर मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो आपको दोनों में लॉस हो जाएगा। अगर आपने यस सर। ऊपर 10,000 लगाया वो भी जाएगा, पुट में 10,000 लगाया वो भी जाएगा। यस सर, हुआ है अगर सर। एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया यस सर। तो ये गलती आप मत करो। आप एक डायरेक्शन का सोचो, या इधर अप साइड इधर डाउन साइड, साइडवेज मत करो आप। यस ठीक है। सर। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं प्रीमियम नहीं देना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, आज एक्सपायरी है ना, 23 तारीख का एक्सपायरी था, तो आप 23 तारीख के 23 तारीख के एक्सपायरी डेट का प्रीमियम भी मत खरीदो, आप खरीदो 2 मार्च का, अगले वाला सर। अगले वाला। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, ये तो है सर। क्यों? क्योंकि आपने आपका जो एक्सपायरी डेट है वो तो 2 मार्च का है। आज जो यस हमारा सर। खत्म होगा वो कौन सा, ये वाला खत्म होगा 23 तारीख, 23 फरवरी वाला। लेकिन 2 यस। मार्च का तो मार्केट साइडवेज हो, हमारे डायरेक्शन के हिसाब से ना भी जाए, फिर भी आपका प्राइस जो है स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन भी खरीद रहे हो और आपको मार्केट लग रहा है कि ऊपर भी जाएगा, अगर साइडवेज हो गया तो ये प्रीमियम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये चीज बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपके डायरेक्शन में प्राइस जाएगा, तो वहां पे नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदा करो। ठीक है, ओके, ठीक है अर्जुन। यस सर। ठीक है, थैंक यू और सर। और कोई डाउट किन्हीं का, नो सर। और कोई किन्हीं का कुछ भी पूछना है? हेलो सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर। बोलिए बोलिए। सर आप सर अपन जो एक मिनट एक मिनट, आईटीएम रहती है अविनाश आप बताइए। इन द मनी सर, जब हम इन द मनी मोस्ट ऑफ ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, यहाँ पे आपके फंड ज्यादा लगती है। जैसे कि आप मान लेते हैं इन द मनी का खरीदोगे 39,900, अगर मार्केट चल रहा है 40,000 पे, तो 39,900 हमारा इन द मनी हुआ। यहाँ पे 480 रुपीज है, तो 480 और मल्टीप्लाई बाई 25 जो अमाउंट आएगा ये आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, और सर जब ये जो जीरो टू हीरो जो मतलब ये कॉल्स एक बार जो देते, जो ओटीएम्स खरीदते सर, हम्म। तो उनका सर मतलब उसका जो क्या वो उसका बढ़ने का जो क्षमता रहती है वो कम रहती है ना शायद? हाँ बिल्कुल कम रहती है। अगर मार्केट कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया और आउट ऑफ द मनी का खरीदा, मार्केट अगर वहां से 100 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है ना, वो भी 100.1 पे आना चाहिए। मान लेते ये जो मूव है ना, ये जो मूव है 3 कैंडल में 400 450 पॉइंट का, ऐसा मूव आना चाहिए। अगर प्राइस ऐसे ऐसे साइडवेज होके जाएगा ना, तो आपकी प्रीमियम का वैल्यू कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप एक्सपायरी के दिन अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको जीरो हीरो ट्रेड करना है, तो आप वहां पे क्या करो, इन द मनी का खरीदो या फिर एट द मनी का खरीदो। और तब खरीदो जब मार्केट में मोमेंटम आने वाला हो, क्योंकि भाई मोमेंटम नहीं आएगा तो आपका प्रीमियम वैसे भी जीरो होने वाला है। हाँ तो ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के इस पे ट्रेड करना। और जीरो हीरो आप एज अ बिगनर करो ही मत। ठीक है, आप अदर डे ट्रेड करो, एक्सपायरी के दिन सिर्फ वॉच करो, एक्सपीरियंस करो। अच्छा। ठीक है अविनाश, हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का? पवन मानी आप कुछ बोल रहे थे, किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो मतलब जब भी हम मतलब कॉल्स लेते हैं सर, हम्म। तो हमें समझो ब्रेकआउट पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में प्राइस एक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। यस। और ये सर ये जो फिब्राचे अटैचमेंट कुछ तो भी मतलब रहते हैं, फिब वो क्या रहते रिट्रेसमेंट, हैं? हाँ हाँ, फिब वो क्या रहते रिट्रेसमेंट। हैं? देखिए फिब रिट्रेसमेंट जो है ना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आने वाला है। जैसे कि अभी मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता दिया। अब जो हमारा आप देखोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो कल मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिब रिट्रेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और नेक्स्ट डे पूरा डिटेल में फिब रिट्रेसमेंट बताऊंगा। इसके बाद फिब रिट्रेसमेंट पे बेस्ड होता है हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके कैसे ट्रेड करना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, जो सर चीज फिब्राचे और हार्मोनिक पैटर्न अलग अलग चीज है क्या? अलग अलग चीज नहीं है। हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं ना, फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होते हैं। जितने भी हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं ना, सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं। किसी में 61, 78, 161 इस तरीके से होता है। वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा तब।
आगे की टॉपिक है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ओके अविनाश, ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया एटीएम और आईटीएम का प्राइसिंग, हम्म, तो यदि वो रिवर्स में जाता है हाँ तो आगे। एटीएम में लॉस किस तरीके से होगा और आईटीएम में लॉस? हाँ ये बताता हूँ, देखो अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट आपने कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, अब कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाता, 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आपको लॉस भी इन द मनी में ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस नीचे है 100 रुपीज, फिर अगर 100 रुपीज ऊपर चला जाता है ना, तो फिर आपको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा, पहली चीज। लेकिन अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीदे हो और उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है, वहां पे आपको लॉसेस भी कम होंगे। लेकिन अगर नीचे आने के बाद फिर अगर 100 रुपीज आपने जहाँ पे खरीदा वहां पे प्राइस चला भी जाएगा ना, फिर भी आप प्रॉफिट में मत नहीं आओगे, वहां पे आप लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि इतना देर जो मार्केट ने ट्रेवल करा ना, 2 घंटा नीचे आने में फिर ऊपर जाने में, आप एक्सपायरी से 2 घंटे नजदीक आ गए हो, तो वहां पे टाइम वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा, और जब टाइम वैल्यू खत्म होगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन द मनी का खरीदोगे तो वहां पे टाइम वैल्यू तो कम होता है, लेकिन आपके प्रीमियम का प्राइस कम नहीं होगा, क्योंकि वो इन द मनी हो जाएगा। 100 रुपीज नीचे आया, फिर 100 रुपीज ऊपर जाएगा, 2 घंटा आपने यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदा, तो यहाँ पे भी 100 रुपए ही रहेगा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस का। क्यों? क्योंकि मार्केट जब नीचे आया ना, तब वो इन द एट द मनी हो गया था। यहाँ पे 40,100 पे चल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज इन द मनी 40,000 का खरीदा, अब यहाँ से 100 रुपीज मार्केट नीचे भी आता है, तो अब आप एट द मनी हो गए हो। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसको अमित राणा आप ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि इसको मैं एग्जैक्टली 100 पे करके रखता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस है, आपने यहाँ पे 100 रुपीज का इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब 40,000 के स्ट्राइक प्राइस का। तो मैं क्या करता हूँ, 40,000 को भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस चल रहा है, आपने 100 रुपीज इन द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाता है, 100 रुपीज नीचे आ जाता है इस जगह पे। तो अब जब 40,000 पे आया ना, तो आपका अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पे था तो इन द मनी था, अब एट द मनी हो गया। अब यहाँ से एट द मनी से भी प्राइस अगर ऊपर जाता है 100 रुपीज, फिर भी आपके प्रीमियम का प्राइस लगभग 80-90 रुपए तो बढ़ेगा। लेकिन इस जगह पे आप आउट ऑफ द मनी का खरीद लोगे, 40,200 का खरीद लिया, अब अगर 100 रुपीज और मार्केट नीचे आ गया, तो मतलब आप अपने स्ट्राइक प्राइस से 300 पॉइंट नीचे आ गए हो। तो अब जितना नीचे जाते हैं उसका प्राइस क्या होता है, कम होता चला जाता है। आउट ऑफ द मनी जितना नीचे, अब यहाँ पे था 300, इसके बीच का डिस्टेंस 200 था, अभी 100 रुपीज और नीचे आ गया, अब 300 का डिस्टेंस हो गया, मतलब 300 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी आप हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा। आपने अगर इधर 100 रुपया पे खरीदा ना, वापस अगर मार्केट इस जगह पे आता तो उसका प्राइस अपने आप 80 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे इन द मनी का खरीदो, तो यहाँ पे एट द मनी था, अब एट द मनी से मार्केट और 100 रुपीज ऊपर चला गया, तो एट द मनी का क्या 80-90 रुपया तो बढ़ ही जाता है। समझ आया अभी आपको अमित? नहीं सर। नहीं सर आया? एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने 40 पॉइंट का एसएल लिया है, 40 पॉइंट का टारगेट लिया है, ठीक और है, मेरी स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, एटीएम ठीक है, है सर, एटीएम है, हाँ ठीक है। और वो आगे एसएल हिट कर दिया, हम्म, तो उसमें मेरा प्रॉफिट तो 40 पॉइंट ट्रेवल पे 20 रुपीज का होगा, तो एसएल कितने का होगा सर? ट्रेवल 40 पॉइंट ही किया मार्केट, लेकिन एसएल प्राइसिंग ऑप्शन प्राइस में कितना हो जाएगा? 30 रुपए का आप रख सकते हो। क्यों? 20 ही पैदा होगी सर। 30 अब ये भी चीज मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे खरीदा कॉल ऑप्शन, आपका टारगेट 40 पॉइंट का है, आपका एसएल 40 पॉइंट का है, ठीक है, आप यही बोल रहे हो। हाँ जी सर, हाँ जी। अब आपको लगता है कि 40 पॉइंट का जब हमारा एसएल है इस कैंडल का लो, तो मार्केट यहाँ से 40 पॉइंट नीचे आएगा, तो आपके प्रीमियम का प्राइस कितना कम होगा, आपका मेन क्वेश्चन ये है। हाँ जी सर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि मान लो पहले इसका डिस्टेंस मेंटेन कर लो, 40 पॉइंट आ रहा है आपका एट द मनी है, तो वहां पे आप 30 से 35 पॉइंट का रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका एट द मनी है तो पूरा 40 पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर वहां पे आपका इन द मनी हो जाएगा तो आपका पूरा 40 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, और जो आपका टारगेट है पूरा 40 पॉइंट का हो जाएगा। समझना इस चीज को। एट द मनी क्या होता है ना कि अगर यहाँ से प्राइस 100 रुपीज ऊपर जाता है तो आपकी प्रीमियम का प्राइस 50 से 60 रुपया बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इन द मनी खरीदो तो वहां से 100 रुपया बढ़ेगा। उसका ठीक अपोजिट हो जाता है नीचे में, अगर आप यहाँ से एट द मनी का खरीदो और मार्केट नीचे आ जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 50 से 60 रुपया कम होगा। लेकिन इसी जगह पे आपने इन द मनी खरीदा, प्राइस 100 रुपया नीचे आ जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया डाउन हो जाएगा, फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर वो 100 रुपया अप भी हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे खरीद रहे हो कॉल ऑप्शन, एट द मनी है तो 30 से 35 पॉइंट का ऐसा रखो, अगर 40 पॉइंट का मतलब 60 to 70% कम करके रखना है।
जो भी आपका डिस्टेंस आता है ना उसका 60% मेंटेन कर लो। अगर 100 पॉइंट आ रहा है उसका 60 पॉइंट का एसएल रख लो। अगर 10 पॉइंट का एसएल है वहां पे 6 पॉइंट का एसएल रख लो अगर एट द मनी है तो। और अगर इन द मनी है तो वहां पे पूरा आपको 100 रुपीज का एसएल रखना पड़ेगा, जो आपका बहुत कम चांसेस होता है कि एसएल हिट करे। ठीक है, ठीक है सर। समझ आया अभी आपको? नहीं आया तो वापस से बोलो, मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा समझाने की। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। समझ आ गया आपको पक्का? हेलो सर। हाँ। ठीक है, हाँ जी हेलो बताओ। सर। बताओ। सर मुझे आप ये बता दीजिए, ये इंडेक्स का और प्रीमियम का, जैसे इंडेक्स का 100 पॉइंट है तो प्रीमियम पे कितना पॉइंट होगा? हाँ, प्रीमियम पे आप ये देखो ना, अगर एट द मनी है तो उसका 50 to 60% मान लो। ठीक है, आपके प्रीमियम का प्राइस का। जैसे अगर आपका इंडेक्स में 100 पॉइंट का मान लेते हैं एसएल है, ठीक है? जैसे 40,100 है, मैं हाँ। 40,100 पे एसएल लगाया हूँ, तो नीचे मैं कितना एसएल लगाऊंगा प्रीमियम पे? आप देखो 40,100 आपने कॉल खरीदा, लेकिन मार्केट अभी चल कहाँ पे रहा है? 40,000 पे चल रहा है। हाँ जी सर। और 40,100 का आपने प्रीमियम खरीदा, मतलब आउट ऑफ द मनी का खरीदा है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब अगर वहां से आपका एसएल 100 पॉइंट का है तो वहां पे आपका जो मार्केट अगर 100 पॉइंट का एसएल है तो आपने प्रीमियम खरीदा 40,100 का आउट ऑफ द मनी का। तो वहां हाँ पे जी अगर सर। मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है वो लगभग लगभग 60 पॉइंट नीचे आएगा। तो अगर अच्छा 100 सर, रुपया, अगर इंडेक्स का 100 पॉइंट है तो प्रीमियम पे 60 रुपये। 60 रुपया, लेकिन अगर वहां पे इन द मनी है तो फिर वहां पे पूरा 100 रुपीज। अच्छा सर। अगर वो 100 रुपीज नीचे भी आ जाते तो आपके एसएल नहीं हिट होंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी है वहां पे अगर 100 रुपीज रख देते हो तो वो एसएल हिट हो जाते हैं। ठीक यस है, सर। यस सर। अगर यस वहीं सर। पे अगर आप एट द मनी खरीदो तो वहां पे क्या करना, 60 to 70%। इन द मनी है तो पूरा 100 रुपीज का एसएल लगाना, क्योंकि अगर यस 100 सर। नीचे आएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 नीचे आ जाएगा। और यस अगर सर। 100 ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यस यस सर। ये चीज होता है। यस सर। थैंक और यू कोई सर। डाउट किन्हीं का? सर हाँ जी बताइए। सर ये इन द मनी कॉन्सेप्ट है ना सर? हाँ, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी तीनों हाँ, कॉन्सेप्ट है। इसमें 39,900 इन द मनी में आता है ना सर? यस, इन द मनी में आएगा अगर मार्केट उसके हाँ। ऊपर है तो। अच्छा, सेम 39,800 भी इन द मनी में आता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसके नीचे जितना जाओगे सब इन द मनी। हाँ, 39,800, इसमें 39,700, 39,600 सब इन द मनी। 39,900 में मूविंग कैसे होगा? वो सेम मूविंग 39,800 में कैसे होगा सर? तो प्रीमियम वहां पे का फिर आपका 100 रुपीज इक्वल हो जाएगा, जितना इन द मनी होगा ना सब इक्वल हो जाता है फिर। अगर 100, 39,800 पे में भी 100% का मूव होगा, 100%, 900 में भी सेम है। 100%। अगर इन द मनी है तो इन द मनी में जितना जाओगे 100%, वहां पे आप उसका स्ट्राइक प्रीमियम प्राइस देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। 500, 600, 700 होता है, वो बहुत स्लो स्लो मूव करता है। हाँ, प्रीमियम तो ज्यादा होता है सर, लेकिन वो मूवमेंट में एक सेम ही रहेगा क्या सर? मोमेंट स्लो हो जाएगा, लेकिन एक जब आप 500 रुपए का प्रीमियम दोगे ना तो उसमें मोमेंट क्या होगा, डायरेक्ट 500 से वो 505 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो वो अच्छा। डायरेक्ट 490 हो जाएगा, 400। मोमेंट एक बार में बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, एक एक करके नहीं होगा, लेकिन अगर आप एट द मनी और इन द मनी खरीदोगे तो मोमेंट डायरेक्ट अब 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्पीड में नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम का वैल्यू खत्म हो जाता है, लेकिन इन द मनी में प्रीमियम का वैल्यू खत्म नहीं होता, इसलिए वैसा होता है। इसका मतलब हम 39,900 भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते बिल्कुल हैं। ले सकते हैं, अगर आपके पास फंड उतनी अवेलेबल है तो आप बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास एवरेज फंड है तो हम 900 लेके ट्रेड कर सकते हैं, हाँ, सेम कर मूव मिलेगा। सेम मूव हाँ। मिलेगा। अगर वहां पे अगर आपके पास फंड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास फंड नहीं है फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप आउट ऑफ द मनी खरीदोगे। ठीक है, समझ आया अभी आपको? ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट किन्हीं को? हेलो सर। यस। सर मुझे वो हार्मोनिक पैटर्न और फिबोनाची का एक बार फिर से बताइएगा, नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं है, वो मैं आपको जो है ना तीसरे दिन बताऊंगा। कल हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगा और फिब रिट्रेसमेंट होगा। कल में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और परसों फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिटेल में समझाऊंगा और हार्मोनिक पैटर्न्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर नेक्स्ट डे जितने भी हमारे 7 पैटर्न्स है ना सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हार्मोनिक पैटर्न और फिबोनाची अटैचमेंट अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज नहीं है। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है आपको मैं बता ही देता हूँ यार, आप देखो। हाँ, एक बार बता दीजिए सर। देखो ये एक हमारा इम्पल्स है,
ये करेक्शन है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ नीचे आई, ये यहीं से सपोर्ट लेके क्यों गया? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक लेवल होगा। कौन सा लेवल होगा, कैसे पता चलेगा? ये हमारा इम्पल्स है ना, तो इस बॉटम से इस टॉप पे हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। अब जैसे मैंने इधर लगाया तो यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, ये हमारा 61 का लेवल है। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया ना, यहाँ पे कौन सा फिबोनाची का लेवल आ रहा है, 0.618। तो फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। आप यहाँ पे देखो, हार्मोनिक ट्रेडिंग फिबोनाची के इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल्स हैं, 38 है, 50 है, 61 है, 70 है, 78 है, 0.886 है, 1.13, 27, 141, 1.618। तो यहाँ पे ये जो 78 का लेवल दिख रहा है ना आपको, वही 61 सॉरी, ये आपको 61 दिख रहा है ना, हाँ सर। यहाँ से 61 से ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता रहा है कि ये जो हमारा इंपल्स है, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 61% से हुआ है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंपल्स है और ये एक करेक्शन है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गया, ये हमारा कौन सा लेवल आता है, ये कैसे पता चलेगा? इसके बॉटम पे रखेंगे और इसके हाई पे रखेंगे, देखेंगे कौन सा लेवल आ रहा है, 61। तो ये लगभग 61 से रिट्रेस हो रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉल किया, इसमें रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं। अब ये देखो, यहाँ से लेकर ये हमारा एक इंपल्स है, ठीक है, यहाँ तक, और ये एक करेक्शन है, इंपल्स करेक्शन, ठीक है। अब ये जो हमारा इंपल्स है, इसका कितना परसेंट ये करेक्शन है, कैसे पता करेंगे? बस फिबोनाची लगाएंगे इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 50% है, लगभग 50 और 60 के बीच में से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिट्रेसमेंट है इसके गोल्डन जोन से हुआ है, मतलब 50 से 60 बीच के जो जोन होता है उसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% से क्या हुआ, रिट्रेस होके आया। अब यहाँ पे हार्मोनिक का क्या यूज होता है, अब मैं एक आपको पैटर्न दिखाता हूँ, बैड पैटर्न। अब बैड पैटर्न में हार्मोनिक के 2 लेवल्स होने चाहिए, 38 से लेकर 50। अब ये जो रिट्रेसमेंट है ये 50% से है ना, तो यहाँ पे हमारा बैड पैटर्न का रूल, पहला रूल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। बाकी ये मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी मैं बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि फिबोनाची और हार्मोनिक में क्या कनेक्शन होता है दोनों के साथ, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। नागेश्वर, आई एम अनेबल टू सी योर वीडियो हेलो ऑडियो। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे हम पुट और कॉल दोनों ट्रेड लेते हैं, तो उस टाइम अगले थर्सडे तक होल्ड करके रखेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और कभी कभी गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो उस टाइम अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो पुट में तो प्रॉफिट ही होगा ना? हाँ, प्रॉफिट होगा पुट में अगर गैप डाउन ओपन होगा तो उस टाइम ये पुट और कॉल दोनों ट्रेड लेना सही रहेगा कि नहीं? तो फिर आपको तो कॉल में लॉस हो गया ना, तो उसका तो रिकवर हो जाएगा ना पुट में? जरूरी थोड़ी है। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो गया ओपनिंग तो उस टाइम थोड़ा सा रिकवरी होगा, उसके बाद प्रॉफिट भी हो जाएगा। नहीं तो होगा ये सही बॉस, ये गलत आइडिया है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। एक सेकंड आशीष, मैं बताता हूँ। देखो, आप जो राकेश बता रहे हो ना, ऐसे मैं भी करा था स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ, ऐसा गैप डाउन हो गया तो ठीक है, आपको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट अगर रिकवर नहीं हुआ तो कॉल में फिर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, और पुट में आपको प्रॉफिट है। अगर आपने बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पुट में बुक नहीं कर पाए और मार्केट ऊपर चला गया तो फिर वहां पे क्या होगा कि कॉल ऑप्शन का जो आपका प्रीमियम होगा ना, वो अपने आप डेड हो जाएगा, प्रीमियम धीरे धीरे कम होगा। साइडवेज है मार्केट, आपने पुट का प्रॉफिट भी बुक नहीं किया, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, आपको कॉल में भी प्रॉफिट नहीं होगा, पुट में भी तो प्रॉफिट सर नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि कल हम ट्रेड लेते हैं तो अगले थर्सडे तक होल्ड करेंगे, माना कि मंडे को चला गया, गैप डाउन हो गया, तो प्रॉफिट में पुट में प्रॉफिट हो गया। फिर हो सकता है कि बुधवार को गैप अप ओपनिंग हुआ, पूरा अच्छी तरह 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर चला गया, तो फिर पुट में प्रॉफिट बुक करके फिर कॉल में जो होगा गैप अप ओपनिंग होगा उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। आपको पता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा? ये तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कभी। हो सकता है नहीं ना बॉस, यही तो नहीं करना। आप एक एनालिसिस करो, जब तक आप चार्ट को देखोगे नहीं, आपका चार्ट बोलेगा कि हाँ गैप अप खुलेगा, तो आप गैप अप का सिर्फ ट्रेड लो। ऐसे तो आप दोनों तरफ दो नाव पे चल रहे हो, ऊपर भी चल रहे हो नीचे भी चल रहे हो, दो नाव पे चलेगा तो कभी नहीं हो पाएगा, बीच में गिरी जाओगे बीच में। तो आपको एक तरफ चलना है, या तो इधर अप साइड इधर डाउन साइड। आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर जाऊँ उसमें भी प्रॉफिट कर लूँ, मैं नीचे जाऊँ तो उसमें भी प्रॉफिट कर लूँ, तो आप ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। जिस दिन मार्केट साइडवेज हो गया आपको दोनों में लॉस हो जाएंगे, कॉल में भी पुट में भी। आपको ऐसा लग रहा है कि गैप अप होगा, गैप अप नहीं हुआ तो फिर सोचो ये चीज।
फ्लैट खुल गया मार्केट तो आपको उसमें तो कॉल में भी जाएंगे लॉस, पुट में भी लॉस जाएंगे, दोनों तरफ आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने 10,000 लगाया, नीचे भी 10,000 लगाया, मार्केट फ्लैट खुल गया, दोनों 10,000 चले जाएंगे आपके, क्योंकि प्रीमियम खत्म हो जाएगा आपका। ओके आप ओके अगर आपको ये चीज ऐसे थ्योरी समझ नहीं आ रहा, आप इसका प्रैक्टिकल कर लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये चीज। मार्केट गैप अप खुलेगा ना, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होंगे अगर आपका स्ट्राइक प्राइस गलत चूज हो गया और एक्सपायरी से नजदीक हुआ तो। आप एक बार प्रैक्टिकल आज करो, आज समझ ही होगा। हो गया सर, प्रैक्टिकल आज ही किए थे, आज हुआ है मेरे साथ, लेकिन साइड में ही चला मार्केट, लॉस हो गया उसी में। कितना लॉस हो गया? ज्यादा नहीं, एक ही लॉट खरीदे थे तो 100-200 का लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो आपको 200 के लॉस में ये चीज बहुत अच्छी चीज समझ आ गई आपको कि आपको ऐसा वो नहीं करना जल्दी चाहिए। जल्दी से निकल गए, नहीं तो पूरा जीरो हो जाता तो पूरा पैसा चला जाता, जल्दी से हाँ, निकल गए उस टाइम। बहुत बढ़िया किया आपने, और आपको ये 200 रुपए की लॉस से आपको इतनी अच्छी चीज समझ में आ गई कि आप ये गलती आप रिपीट मत करना। हमेशा कोशिश करना क्या कि आप जो भी कर रहे हो, कॉल कर रहे हो तो सिर्फ कॉल के में बने रहो, पुट का कर रहे हो तो सिर्फ पुट का बने रहो, ठीक है? और कोई डाउट किन्हीं का? सर हाँ जी बताइए। सर बताइए। सर ये हमेशा ऑप्शन में सर स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए ना, बिना स्टॉप लगा के भी कर सकते हैं? आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे ना, तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको ये समझ आएगा कि मेरा ट्रेड गलत था। सर हमारा ना सर, जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है, तो आपका स्टॉप साला लॉस ऊपर वाला कहीं। आपका स्टॉप लॉस गलत जगह लग रहा है ना। अगर आपका एक और जगह जहां सर स्टॉप लॉस हिट किया वहीं से फिर ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाता है फिर। तो अगर मान लो आपने आज, एग्जांपल समझाता हूँ, आज आपने इस जगह पे ट्रेड ले लिया, ठीक है? एक सेकेंड बताता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया इस हैमर पे, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर पे, इसके क्लोजिंग पे आपने ट्रेड लिया और आपने स्टॉप लॉस इस यहाँ पे लगाया, मार्केट ने आपके एसएल को हिट किया और यहीं से रिवर्स हो गया, हाँ ठीक है? अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करना, आपको अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आप इस जगह पे एसएल मत लगाना, इससे क्या करना, 25 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे एसएल लगाना, ताकि आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाए। अब यहाँ से देखोगे तो लगभग 70 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट भी अगर आप मानते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 पॉइंट, वो डिस्टेंस पे मैटर करता है कि आप किस जगह पे ट्रेड ले रहे हो। लेकिन आप देखो कि अगर एक दिन आपका इस जगह पे एसएल हिट हो गया तो दूसरी बार क्या करना कि अपने एसएल को नोट कर लेना, उस गलती को, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो तो अपने स्टॉप लॉस को क्या करना, उससे थोड़ा नीचे रखना, 20 पॉइंट 25 पॉइंट, ताकि एक बार आपका एसएल हिट हो चुका है तो अब दोबारा एसएल हिट ना हो। अब यहाँ पे देखो तो एक तरीके से क्या बना, शूटिंग स्टार क्लोजिंग नीचे। अब आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लोगे और आपने लगाया एसएल इस हाई को, तो यहाँ पे देखो कि आपके एसएल को हिट नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, आपके एसएल को हिट करके नीचे आता, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक जोन बना लो। जोन कैसे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कराना तो आप इस तरीके से अपना एक जोन बनाओ और इस जोन के हाई का आपने एसएल लगाओ, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप सिंगल लाइन के नीचे एसएल लगाओगे तो एसएल हिट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप एक जोन बना दोगे और जोन के ऊपर एसएल लगोगे तो एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी सर। अब जोन बनाना, जोन के ऊपर अपने एसएल को रखना, ठीक है? जी सर। कहा सर एक मेरा तो सर इसमें ऑप्शन में काफी नुकसान हो गया सर, कई दिन से, मतलब मैं 2016 से कर रहा हूँ ट्रेड। हम्म हाँ सर। तो पहले तो इंट्राडे सर एमआईएस में करता था, बीओ सीओ ये सब करता था, हम्म और फिर बाद में सर ऑप्शन ऑप्शन उसमें भी तो काफी नुकसान हो गया, फिर ऑप्शन में भी काफी नुकसान हो गया सर। कितना नुकसान हो गया आपका? सर लगभग 10-15 लाख रुपया। फिर भी आप करने के लिए इसको एग्री हो? हाँ सर, फिर भी क्यों, लेकिन क्योंकि सर मैं ना सर कभी कभी 25,000 30,000 एक दिन में हुआ भी है, फिर कभी कभी 40-50,000 नुकसान भी हो गया है। तो आपने सीखने की कोशिश नहीं करी कभी? सर हमने इसको ना सर यूट्यूब में देख देख के कुछ तो सीखा है, और मैं प्रैक्टिकल जैसे मार्केट में ही यही प्रैक्टिकल किया, लेकिन ऐसे सर कोई भी क्लास नहीं किया। तो मेरा एक दोस्त है इसी आपका चैनल में, उसी से ही बात हो, तो वही बोला जे हमारा एक सर है वो बहुत अच्छा जानकारी देता है, ऐसे ऐसे बात है। तो मैं बोला ठीक है सर, मेरे को भी सर से बात करा, फिर सर आपसे बात हुआ, आप तो चैनल में ऐड हुआ सर। काफी नुकसान हो गया सर, मैं बहुत पैसा इसमें डुबा दिया सर। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा कि आपको एक्सपीरियंस प्रॉफिट? मतलब सर मैं देखा हूँ पर डे सर, मतलब मैं शुरू शुरू में 2,000 रुपये से ऊपर कमा लेता हूँ।
लेकिन ठीक है। जब 2000 से ऊपर और 3 4 5 ऐसे कमाने का प्रयास करो तो वो भी चला जाता है, उसके साथ साथ और 2-4 हजार और चला जाता है। तो आप जब डेली का 2000 कमा ही रहे हो तो आप 2000 से बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप डेली का अगर 2000 भी कमा रहे हो तो आप 22 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 44,000 आप मंथली कमा रहे हो। जी सर, आज सर मान लीजिए मेरा पास 2225 रुपया था, तो उससे दे के 1200 रुपया कमाया सर आज। ठीक है, आपने 1200 कमा लिया तो फिर ये भी तो आपका एक दिन का बहुत ज्यादा है ना। आप ये जी सर, सोचो कि मान लीजिए अगर आप इसको कंसिस्टेंट करते हो, 1200 छोड़ो 1000 रुपए भी आप डेली कर रहे हो तो 22 दिन ट्रेडिंग सेशन में 22,000 आप कमा रहे हो। आपका थिंकिंग ये होना चाहिए कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा को क्या करना, ग्रो करना है। एक दिन में 22,000 नहीं कमाना है, लेकिन 22 दिन में 22,000 कमाना है। ऐसे जी सोचोगे सर, ना, फिर आपको लॉसेस कम होंगे और अपने पैसा को ग्रो कर सकते हो। आप जी जी 1 करोड़ लेके आ जाओ, पूरे लॉस हो जाएंगे इसमें, कभी बचेंगे ही नहीं वही अगर आप। सर सर वही हुआ मेरे साथ सर। क्या हुआ, जब ज्यादा पैसा रखा ना सर तो हम्म, उसमें मेरा नुकसान ज्यादा हुआ। आप अब सब। मैं हमेशा मैं देखा हूँ 10,000 रुपये रखा सर, 10,000 से मैं 10,000 भी बनाया हूँ सर। हम्म, लेकिन 1 लाख रुपये रखा तो 1 लाख में मेरा 80,000 हो गया है, ऐसे भी हुआ। तो तो मैं देखा जब मेरे पास 10,000 से 10,000 भी बनाया हूँ, और मैं इसमें सर प्रैक्टिकली मतलब एक इसका चाल 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 से मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, जो कैसे चल रहा है हम्म, उसी से मैं थोड़ा थोड़ा करके खरीदता हूँ बिकता हूँ, ऐसे करके करके मेरा थोड़ा हो जाता है सर। ठीक पर है, डे मान लो 10,000 से मैं पर डे 3-4 हजार कमा लेता हूँ सर, पर ठीक डे। है। तो आप, लेकिन ज्यादा जब लालच करता हूँ तभी सर नुकसान हो जाता है मेरा। ऐसे करते 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 10-15 लाख रुपया डुबा दिया मैं सर इसी में। हाँ, कल जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपका साइकोलॉजी पे आपको क्या क्या चीज के बारे में वर्क करना है, कल आपको और अच्छे से डिटेल में मैं समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से सोचना है और कितना पैसा लगाना है और क्या पोजीशन साइजिंग होना चाहिए और किस तरीके से आपको सोच के ट्रेड करना है, कब नहीं करना, सब कुछ मैं आपको कल बता दूंगा। क्योंकि कल का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही होने वाला है। तो वहां पे जी अपने जी आपको जी लगभग सब कुछ समझ में आ गया। एक सेकेंड, ये रहा ना कल जो हमारा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब इसमें क्या है, नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट, इसको मैं पूरे डिटेल में आपको कल समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये चीज। और ओके इसके सर, बाद मैं ओके आपको ओके। हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके ट्रेड करो 2-3 बार, 2-3 बार नहीं, 2 महीने एक बार यूज कर लो हार्मोनिक पैटर्न्स को। अपने आप आपका एक स्टॉप लॉस, आपका एक टारगेट, आपका एक सेटअप बन जाएगा। अगर आप उस पे 6 महीना, आपने 2016 से मतलब 4 और 3 6-7 साल से आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतना पैसा लॉस करने के बाद फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो आपको एक सही गाइडेंस, आप एक चीज को समझो, एक चीज पे प्रैक्टिस कर देते हैं अगर आप ना 6 साल में, तो आप बहुत अभी एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आपने कोई एक चीज पे प्रैक्टिस नहीं करी, आपने 6 साल अलग अलग चीज पे ट्रेड कर लिया, इसलिए आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। जी 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 जी, एकदम एकदम। 6 साल में सर कुछ नहीं सीखा, इसका थोड़ा सा चाल सीखा हूँ सर, और कुछ नहीं सीख पाया इसके बारे में। जैसे जो चार्ट पैटर्न वगैरह, सपोर्ट रेसिस्टेंट ये सब वगैरह इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। लेकिन इस मार्केट का थोड़ा सा जो चाल है ना सर, जो जैसे तुरंत पकड़ लेता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, थोड़ा वो पकड़ा हो बस, जस्ट इतना ही बस। तो आपने बहुत इसका इंपॉर्टेंट चीज पकड़ ली है। अब आपको अगर ये चीज 100% आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, बस आपको अगर हार्मोनिक मिल जाए या फिर आपको सही प्राइस एक्शन समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। थोड़ी सी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करनी है, वो आपका कल हो जाएगा। कल नहीं होगा, कल मैं आपको बताऊंगा जी कैसे सर, करना है, लेकिन उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली 3 से 4 महीने, फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जी सर, जी जी सर। सर आपका पास आया हूँ सर, आपसे कुछ सीखने के लिए सर, जो हमारा कुछ हो जाए। जरूर। हम तो ये तो जानते हैं हम इतना जल्दी इसको लॉस तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करने से कभी थोड़ा थोड़ा आप जैसे बताया है तो हमारा हम्म, लॉस कवर होकर भी हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसी बात देखो, नहीं है। ये अगर दिमाग में होगा ना कि मुझको लॉस कवर करना है, कि मुझको 10 लाख हाँ रुपया सर, लॉस हो गया तो मुझको 10 लाख कवर करना है, तो फिर आप 10 लाख और कमा दोगे मार्केट में, पता है। हाँ सर, एकदम एकदम सर, एकदम सर, जी ये सर। आपको ये सोचना है कि मैंने जो गलती करी ना, उस गलती को मैं अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, और जो चीज सीख रहा हूँ उस पर मेहनत करके उस पर ट्रेड करूंगा। आपको कैसे आपका लॉस कवर हो जाएगा ये आपको समझ नहीं आएगा। आपको फोकस करना है लर्निंग पे, सीखने पे। ठीक है, आप इस चीज पे जी फोकस जी करो, जी। आपका अपने आप लॉस कवर होगा। ओके, आप, मैं देखा हूँ सर, अच्छा सिखा रहे हैं आपने, अच्छा बता रहे हो, और बाकी लोग सब ध्यान से देख रहे हैं। और यस, आपने सही में सर अच्छा, तो हम चाह रहे थे कुछ सीखे सर आपसे। जरूर। हम भी कुछ इससे आप लोगों से कुछ सीख के कम से कम जो हमारा जो पीछे जो गलती है उसको सुधार करके कुछ हो जाए इसमें हमारा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार गलती अपना सुधार लिए फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
बाकी सर नागेश्वर इससे तो सर मार्केट में सर कई दिन से मैं काम कर रहा हूँ सर। इसका थोड़ा चाल हमारा समझ में आया है, लेकिन हमने जो हमारा कॉन्फिडेंस है और इसका जो वो हमारा थोड़ा सा ही है, मतलब ज्यादा ही कर लेता हूँ सर, इसीलिए नुकसान हो जाता है। जैसे सर परसों परसों नहीं, पिछला बृहस्पतिवार को सर मेरे पास 4,500 रुपया था, तो सर 4,500 रुपया दे के मैं 7,000 रुपया बनाया था सर। बढ़िया। और डबल हो गया था उस दिन सर। तो ऐसे सर तो आप मुझको एक चीज का चाल जवाब दो, थोड़ा सा आपने उस दिन जो ट्रेड लिया वो किस सेटअप पे लिया, मतलब क्या सोच के आपने जो भी कॉल पुट खरीदा, क्या सोच के खरीदा? कोई उसका रीजन होगा ना कि मैंने अगर कॉल लिया तो क्या रीजन था उसके पीछे? हाँ जी सर, उस दिन तो क्या है, ज्यादा ही उसका ई था, मतलब अप डाउन उसको क्या बोलते हैं सर उसको, अरे वॉलेटिलिटी। ज्यादा मतलब वॉलिटिलिटी, हाँ वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा था सर। तो जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर भी तो ज्यादा ही जाता है, फिर नीचे भी आता है। तो मैं उस दिन में चांस में देख रहे थे, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो उसी में हम, लेकिन हमारे साथ चार्ज बहुत कटता है सर, काफी चार्ज कट लेता है सर। किस पे आप ट्रेड करते हो? जीरोधा पे? जीरोधा पे सर। हाँ, जीरोधा पे ज्यादा चार्जेस लगते हैं। एंजल वन पे यूज करो, उस पे आपको कम चार्जेस लगेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर, एंजल वन का अकाउंट खोल लेते हैं सर। मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, उससे जीरोधा आप पे अकाउंट बना लेना अपना। ठीक है। ठीक है सर, विकास आप कपूर। आपका वो लिंक भेज दीजिए। मैं ग्रुप में भेज दूंगा सर। एंजल वन पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही ट्रेड होता है क्या, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी और होता सर है एक क्या बात ट्रेड सर, लेने कई के बाद? हाँ जी। सर जी बोलिए। सर एक बात पूछूं पूछिए। सर, ये है जैसे जीरोधा पे कहीं भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब? मतलब जैसे एंजल वन पे मान लीजिए 35 रुपया आ गया है, हम्म उसमें फिर आता है लिखा हुआ रहता है 40,000 से 40,500 का अंदर ही आपको ट्रेड लेना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी कहीं का भी ले सकते हो। जीरोधा पे सर उसमें ऑब्जर्वेशन लगता है सर, हमने देखा है कई बार हम लेने का कोशिश करते हैं, उसमें स्टॉप उसमें लेता ही नहीं है सर। जीरोधा का मुझको नहीं पता, जीरोधा मैंने कभी यूज ही नहीं करा। मैं सिंपल अप स्टॉक और ये एंजल वन ही यूज करता हूँ। जीरोधा का मुझे पता था कि इस पे चार्जेस बहुत लगते हैं, तो मैं अगर दिन भर में दो बहुत तीन भी चार्जेस ट्रेड करते हैं ना, तो मेरे चार्जेस ही चले जाएंगे इतने, तो मैं क्यों फालतू में अपने चार्जेस इतना पे करूँ उसको। ठीक है सर, आपने सर एंजल वन का सर वो लिंक भेज दीजिएगा, हम उनसे डाउनलोड करके उसको सर क्या करना है आपसे हम्म डिस्कस करके कर लेंगे सर, उसको बिल्कुल। उसी मैं में करेंगे। आपको ये जो हमारा बैच 4 का है, आप बैच 4 में ज्वाइन हो ना? हाँ हाँ, ज्वाइन है ना सर, बस बस उधर। इसलिए तो बात हो रहा है सर। ठीक है, मैंने उधर आज भेज ही दिया। ज्वाइन हुआ सर। ठीक है, उधर मैंने भेज दिया, आप वहां से उसको क्लिक करके डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। सर एंजल वन पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही ट्रेड होता है क्या, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होते हैं क्या ट्रेड लेने के बाद? विकास कपूर, आप कोई भी चार्ट देखकर ट्रेड कर सकते हो, दोनों चार्ट सेम ही चलेगा, ट्रेडिंग व्यू का भी और एंजल वन का भी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है? आप जहाँ पे भी ट्रेड खरीदे हो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को काट कर फिर ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना। आप चार्ट पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस आपके प्रीमियम के प्राइस पे कहाँ पे लगाना है वो चीज आप समझ सकते हो। सम्राट रॉय सर, मेरा माइक मिठू हकिया। बंगाली में लिखो यार, उतना आता नहीं मुझको बंगाली। यूज एम स्टॉक जीरो ब्रोकरेज। एम स्टॉक कौन सा, पता नहीं। सर आपने आज ट्रेड लिया तो लॉजिक बताइए। मैंने आज ट्रेड नहीं लिया बॉस, मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ। मंथ में 2-3 ही ट्रेड करूंगा, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन चार्ट डेली देखता हूँ। ट्रेड मेरे हार्मोनिक के हिसाब से बनेगा तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। हार्मोनिक के हिसाब से आज मेरा एक भी ट्रेड सेटअप नहीं बना, मैंने ट्रेड नहीं लिया। कल मैंने ट्रेड लिया था, कल मेरा एसलेट हो गया 1300 रुपीज़ का, कल मुझको लॉस हो गया। आज मैंने पूरा दिन देखा मेरे सेटअप के साथ। देखो मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन है, इतना नीचे फिर ऊपर, मेरा एक सेटअप था। मैं कल आप लोगों को बताया था ना कि मार्केट अगर इस इम्पल्स का 161 आता है तो फिर वहां पे मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करा, इस इम्पल्स पे लगाया ना, और ये हमारा 161 का लेवल है। कल मैं आपको बताया था एक चीज, कल भी मेरा एसएल हिट हो जाता, आज भी अगर मैं ट्रेड लेता ना तो इस कैंडल ने मेरे एसएल को हिट कर दिया। उसके बाद देखो वन साइडेड मूव 500 पॉइंट का ऊपर चला गया मार्केट। तो ऐसा रेयरली होगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, लेकिन देखोगे तो मार्केट, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कल मेरा इसी कॉन्सेप्ट में मेरा एसएल हिट हो गया। आज मैं लेता, आज भी मेरा एसएल हिट हो जाता। तो मैं अभी इस पे देख रहा हूँ कि कल मैंने ऐसा लीड किया, कल मेरा चला गया 1300, फिर आज मैं लेता, आज भी मेरे को 1300-1400 का लॉस हो जाता। आज मैंने ट्रेड ही नहीं करा, मुझको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया इस सेटअप पे। मुझको लग रहा था कि ऐसा लीड करेगा, ऐसा लीड किया फिर ऊपर चला गया। कल मैंने इसके बारे में बताया था ना, किन्हीं को याद है?
किन्हीं को याद है यस और नो? नहीं याद है क्या किन्हीं को भी? कोई बात नहीं है, अमित राणा को याद है। वही चीज है, 61 से हमेशा प्राइस क्या होता है, एक तरीके से वो हमारा सपोर्ट हो जाता है, तो वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है। मैंने ट्रेड आज नहीं लिया, आज भी लेता मेरे एसएल हिट हो जाता। ठीक है गाइस, तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। किन्हीं को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किन्हीं का? हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए सम्राट रॉय। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर आज मैंने जो पैटर्न ग्रुप में भेजा था, देखा अच्छा। आपने? नहीं देखा बॉस, कौन सा पैटर्न था? अभी वो साइपर पर कौन सा ग्रुप में भेजा, कौन सा बैच में? बैच 3, बैच 4? किधर भेजा आपने भाई? अच्छा बैच 3 में भेजा आपने। हाँ बैच 3 में आपने भेजा, एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर